कभी आपने सोचा है कि हम जो स्कूल में इतिहास पढ़ते हैं वो वास्तव में किसने लिखा था? हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमारे पूर्वज कमजोर थे। हमें बताया गया कि हम पर मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया। हमारी इतिहास की किताबें हार यानी पराजय की कहानियों से भरी पड़ी हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में हम कैसे हारे, प्लासी में हम कैसे हारे। लेकिन रुकिए, अगर हम इतने ही कमजोर थे तो दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यता मतलब लिविंग सिविलाइजेशन आज तक जिंदा कैसे है? मिस्र खत्म हो गया है, मेसोपोटामिया गायब हो गया है, ग्रीस के भगवान म्यूजियम में बंद हो गए हैं, पर भारत आज भी वही है। तो सच क्या है? क्या हम वाकई कमजोर थे या फिर हमारे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है जिसे कहते हैं उपनिवेशिक चेतना मतलब कॉलोनियल कॉन्शियसनेस? आज हम उस आईने को तोड़ेंगे जो पिछले 200 सालों से हमें हमारी गलत तस्वीर दिखा रहा है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े स्कैम की। कोई वित्तीय घोटाला नहीं बल्कि इतिहास का घोटाला। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठे हैं, आईने में अपनी शक्ल देखें और आईना आपको बताए कि आप बदसूरत हैं, कमजोर हैं और आपका कोई भविष्य नहीं है। अगर ये आईना आपको रोज दिखेगा तो एक दिन आप इसे सच मान लेंगे। बस यही हुआ भारत के साथ। हमें जो इतिहास पढ़ाया गया वो तथ्य मतलब फैक्टों का संग्रह कम और एक मनोवैज्ञानिक हथियार ज्यादा था। आमतौर पर हम सोचते हैं कि हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो बीते कल में हुआ है, पर हिस्टोग्राफी का मतलब है उस बीते कल को किसने और कैसे और क्यों लिखा है। फर्क समझिएगा, अशोक ने कलिंग के बाद में युद्ध छोड़ा, ये एक तथ्य है, लेकिन अशोक महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने तलवार छोड़ दी, ये एक नैरेटिव है। क्या किसी ने यह प्रश्न पूछा कि तलवार छोड़ने के बाद क्या मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ गया? क्या उस शांति की कीमत हमने आने वाले हजारों सालों तक चुकाई? ये प्रश्न हमारे दिमाग में इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्टेड है। हमें लगता है कि हमारी स्कूली मतलब पाठ्य पुस्तकें जो है वो निष्पक्ष है मतलब न्यूट्रल है, पर जरा ध्यान से देखिए, मुगलों के प्रशासन पर पूरे अध्याय हैं, उनका टैक्स सिस्टम, उनकी कला, उनका आर्किटेक्चर। और वही विजयनगर साम्राज्य और या चोल साम्राज्य की बात करें जिन्होंने समुद्र पर राज किया था, जिन्होंने 300 साल तक धर्म की रक्षा की, वो सिर्फ एक पैराग्राफ में सिमट जाते हैं। ये गलती नहीं है, ये डिजाइन किया गया है। ये इसलिए डिजाइन करा गया था ताकि हमें ये महसूस कराया जाए कि शासन और शक्ति हमारे बस की बात नहीं है, कि हम सिर्फ पूजा पाठ और दर्शन के लिए बने हुए हैं और राज करना हमारे बस की बात नहीं है। वो हमसे मतलब हमारे करने के लिए नहीं है। वो एक अफ्रीकी कहावत है, जब तक शेर का अपना इतिहासकार नहीं होगा तब तक शिकारी की कहानी हमेशा शिकारी का ही गुणगान करेगी। भारत के साथ यही हुआ है, शिकारियों ने हमारी कहानी लिखी। हमने अपने इतिहास को दूसरों की नज़र से देखना शुरू कर दिया था। हम भूल गए थे कि हमारे पास भी एक नज़रिया था, इतिहास पुराण की परंपरा, जिसे सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि मूल्य मतलब वैल्यू और धर्म महत्वपूर्ण थे। लेकिन प्रश्न ये है, ये टूटा हुआ आईना हमारे हाथ में थमाया किसने? कौन था वो इंसान जिसने सबसे पहले ये कहा कि भारत का कोई इतिहास नहीं है? कौन था वो शख्स जिसने बिना भारत आए हमारी किस्मत लिख दी थी? जवाब एक ऐसी साजिश है जो 1817 से शुरू हुई थी और दुख की बात है कि वो साजिश आज भी हमारे क्लासरूम में जिंदा है। चलिए मिलते हैं उस आदमी से जिसने हमारी स्मृति मतलब मेमोरी को हैक कर दिया है। 1870 ये वो साल था जब भारत की किस्मत तलवार से नहीं बल्कि एक कलम ने बदल दी थी। लंदन में बैठकर एक आदमी ने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन। उस आदमी का नाम था जेम्स मिल। अब जरा इस स्थिति की विडंबना को देखिए। जेम्स मिल अपनी पूरी जिंदगी में कभी भारत नहीं आया, उसने कभी कोई भारतीय भाषा नहीं सीखी, ना संस्कृत, ना फारसी, ना हिंदी। वो कभी किसी भारतीय पंडित या विद्वान से मिला भी नहीं था। उसने भारत के बारे में जो कुछ भी लिखा वो उन मिशनरियों और व्यापारियों की रिपोर्ट पढ़कर लिखा जो पहले ही भारत को पिछड़ा और असभ्य मानते थे। अब सोचिए, ये वही बात हुई कि मैं जापान में कभी ना जाऊं, जापानी भले ही मुझे ना आती हो, लेकिन मैं जापान का इतिहास लिख दूं और पूरी दुनिया उसे सच मान ले। सुनने में ये हास्यास्पद लगता है ना?
पर जेम्स मिल ने यही किया था। और सबसे खतरनाक बात, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने इस किताब को अपना बाइबल बना लिया था। जो भी ब्रिटिश अधिकारी भारत आता उसे ट्रेनिंग में यही किताब पढ़ाई जाती थी। इस वजह से उन अधिकारियों के दिमाग में पहले दिन से ही क्या भरा गया, यही कि भारतीय बर्बर होते हैं, कि हम असभ्य हैं, झूठे हैं और हमें सुधारने के लिए अंग्रेजों का राज जरूरी है। इसे कहते हैं द व्हाइट मैन बर्डन। लेकिन जेम्स मिल का सबसे बड़ा पाप कुछ और था। उसने भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में बांट दिया था। काल विभाजन, पहला हिंदू सभ्यता, दूसरा मुस्लिम सभ्यता और तीसरा ब्रिटिश काल। ध्यान दीजिएगा, उसने तीसरे काल को ईसाई काल नहीं कहा, उसने कहा ब्रिटिश काल। क्यों? ताकि वो दिख सके कि हिंदू और मुस्लिम तो बस धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं, लेकिन ब्रिटिश वो धर्म निरपेक्ष हैं, वो आधुनिक हैं, वो राजनीतिक हैं। मिल ने ये नैरेटिव सेट किया कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सिर्फ अंधेरा था, कि हमारे पास ना विज्ञान था, ना तर्क था, ना कानून था। उसने हमारे समाज को स्थिर बताया, जबकि सच तो यह था कि भारत उस वक्त दुनिया की जीडीपी का 25% हिस्सा कंट्रोल करता था। पर मिल का झूठ इतना शक्तिशाली था कि हमने खुद उस पर विश्वास कर लिया। हमें लगा कि हाँ, शायद हम वाकई पिछड़े हुए थे। इस साजिश का उद्देश्य सिर्फ राज करना नहीं था, उद्देश्य था हमेशा के लिए हमारे आत्मसम्मान को तोड़ देना। क्योंकि जब आप किसी राष्ट्र का इतिहास मिटा देते हैं तो आप उनका भविष्य भी चुरा लेते हैं। लेकिन 1947 में अंग्रेज चले गए। हमें लगा कि अब हम अपना इतिहास खुद लिखेंगे, अब हम जेम्स मिल की झूठी किताबों को कूड़ेदान में फेंक देंगे। पर क्या सच में ऐसा हुआ? नहीं, कलम बदली, हाथ बदले, लेकिन सिपाही वही रहे। आजादी के बाद एक नया समूह आया, मार्क्सवादी इतिहासकार, जिन्होंने कहा हम अंग्रेजों के इतिहास को खारिज करते हैं। लेकिन उन्होंने उसकी जगह जो दिया वो जेम्स मिल से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। आखिर क्यों आजादी के 70 साल बाद भी हम वही झूठ पढ़ रहे हैं? कौन थे वो लोग जिन्होंने हमारे मंदिरों, हमारे राजाओं और हमारी संस्कृति को सांप्रदायिक कहकर छिपाने की कोशिश की है? आज़ादी के बाद भारत के इतिहास लेखन की जिम्मेदारी जेएनयू के और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े संस्थानों के पास में चली गई। यहाँ से शुरू हुआ मार्क्सवादी इतिहास लेखन का दौर। डीडी कोसाम्बी, रोमिला थापर, इरफान हबीब, ये वो बड़े नाम थे जिन्होंने अगले 50 साल तक हमारी पाठ्य पुस्तकें की। इनका इरादा शुरुआत में बुरा नहीं था। इनका कहना था कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं का नहीं होना चाहिए, इतिहास आम आदमी का, किसान का और गरीब का होना चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब उन्होंने वर्ग संघर्ष मतलब क्लास स्ट्रगल के चश्मे से पूरे भारत को देखना शुरू कर दिया। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं अपन। कल्पना कीजिए कि एक बहुत सुंदर पुराना महल है। एक मेहमान आता है, वो उस महल की खूबसूरती, नक्काशीदार देखता है, उसका शानदार आर्किटेक्चर देखता है और कहता है कि वाह क्या अद्भुत कृति है। और दूसरी तरफ एक सफाई कर्मी आता है, वो सिर्फ धूल देखता है, कूड़े के ढेर देखता है और टूटे हुए टाइल्स देखता है। वो कहता है कि ये महल तो बेकार है, यहाँ सिर्फ गंदगी है। अब प्रश्न ये है कि क्या महल सुंदर है? हाँ। क्या महल में धूल है? हाँ। सच दोनों बोल रहे हैं। लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकारों ने हमारे महल मतलब भारत की सुंदरता को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। उन्होंने सिर्फ धूल पर फोकस किया है। उन्होंने सिर्फ जाति व्यवस्था देखी है, गरीबी देखी है और सामंतवाद देखा। जहां हमारे वेदों में दर्शन मतलब फिलॉसफी था, उन्होंने वहां सिर्फ ब्राह्मणवादी प्रभुत्व दिखाई दिया। जहां चोल मंदिरों की कला थी, उन्हें वहां पर सिर्फ मजदूरों का शोषण दिखा। इस प्रक्रिया में उन्होंने भारत की आत्मा को निकाल दिया है। लेकिन सबसे बड़ा धोखा उन्होंने धर्मनिरपेक्षता मतलब सेकुलरिज्म के नाम पर किया है। उन्होंने मध्यकालीन इतिहास की पुताई मतलब व्हाइट वॉश करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए जब अयोध्या का मुद्दा उठा तो बीबी लाल जैसे पुरातत्वविदों ने कहा कि वहां मंदिर के सबूत हैं, लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकारों ने बिना किसी खुदाई के घोषित कर दिया कि वहां कोई मंदिर नहीं था। उन्होंने आक्रांताओं द्वारा किए गए मंदिर विध्वंस को यह कहकर सही ठहरा दिया कि ये तो सिर्फ लूटपाट के लिए था, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने हमें सिखाया कि औरंगजेब सिर्फ एक शासक था, कोई कट्टरपंथी नहीं था। उन्होंने सच को इसलिए छिपाया ताकि सांप्रदायिक सद्भावना बना रहे, लेकिन झूठ की बुनियाद पर बना सद्भाव कभी टिक नहीं सकता है।
नतीजा क्या हुआ? एक आम भारतीय जब स्कूल से निकलता है तो वो भ्रमित रहता है। उसे पता था कि उसके गांव की मंदिर की मूर्ति टूटी हुई है, लेकिन किताब कह रही है कि सब सेकुलर था। इस अंतर ने लोगों के अंदर गुस्सा पैदा कर दिया है। मार्क्सवादी चश्मे ने हमें ये तो बताया कि हमारे समाज में बुराइयां क्या थी, जो कि जरूरी भी था, लेकिन उसने ये कभी नहीं बताया कि हमारे पास वो शक्ति भी थी जिससे दुनिया को शून्य दिया, योग दिया और आध्यात्मिक दिया। तो अब हम खड़े कहाँ हैं? एक तरफ अंग्रेजों का हीनता का भाव और दूसरी तरफ है मार्क्सवादियों का आत्मघृणा। तो क्या कोई तीसरा रास्ता है? क्या कोई ऐसा चश्मा है जिसे हम भारत को वैसा देख सकें जैसा वो सच में है? ना महिमा मंडित किया हुआ, ना बदनाम किया हुआ, बस वहां पर सच हो। जवाब है कि हाँ, ऐसा तरीका है। इसे कहते हैं सभ्यता की दृष्टि, द सिविलाइजेशन लेंस या भारतीय दृष्टि। और ये वही रास्ता है जिससे आज हमें वापस अपने घर लौटना है। दोस्तों, जब हम हिंदुत्व या राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की बात करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि ये कोई राजनीतिक एजेंडा है। उन्हें लगता है कि बस दक्षिणपंथी का यह प्रोपेगेंडा है। लेकिन सच ये है कि ये कोई वाद इज्म नहीं है। ये भारत को देखने का एक नजरिया है जो भारत का अपना है। इसे हम कहते हैं सांस्कृतिक नजरिया। फर्क क्या है? अंग्रेजों ने भारत को हार्डवेयर की तरह देखा, जमीन, संसाधन, पैसा। मार्क्सवादियों ने भारत को बग्स की तरह देखा, जैसे कि जाति, गरीबी और शोषण। लेकिन यह नजरिया भारत को सॉफ्टवेयर की तरह देखता है, हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति। ये नजरिया कहता है कि भारत 1947 में पैदा हुआ कोई नया देश नहीं है। ये 5000 सालों से चली आ रही एक जीवित सभ्यता है। मिस्र मर गया, ग्रीस मर गया, रोम मर गया, लेकिन हम आज भी वही मंत्र पढ़ते हैं जो ऋग्वेद में लिखे गए हैं। हम आज भी उन्हीं नदियों को पूजते हैं। ये निरंतरता कंटिन्यूटी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और ये नया नजरिया विज्ञान के साथ चलता है। देखिए कैसे। पहले हमें पढ़ाया गया आर्यन आक्रमण सिद्धांत कि हम सब बाहर से आए हैं, हम शरणार्थी हैं। ये थ्योरी अंग्रेजों ने बनाई थी ताकि उत्तर और दक्षिण भारतीय लड़ते रहें। लेकिन आज राखी गढ़ी में मिले डीएनए सबूतों ने साबित कर दिया है कि हमारा डीएनए पिछले 5000 सालों में एक ही है। आज इसरो की सैटेलाइट इमेजिनेशन ने दिखा दिया है कि सरस्वती नदी कोई मिथक नहीं है, वो वास्तव में बहती थी। ये नया नजरिया इन सबूतों को जोड़ता है। ये प्राकृतिकवादी नहीं है। ये नहीं कहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट था। ये मानता है कि जाति प्रथा में बुराइयां आई, लेकिन ये भी बताता है कि हमारे पास ही सुधारने के रास्ते भी थे। बुद्ध से लेकर भक्ति आंदोलन तक। आरसी मजूमदार, धर्मपाल, सीताराम गोयल, ये वो नाम है जिन्होंने बिना डरे सच लिखा है। धर्मपाल जी ने तो डेटा के साथ साबित किया था कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत का शिक्षा तंत्र यूरोप से बेहतर था। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये ब्रिटिश रिकॉर्ड कहते हैं। तो सिविलाइजेशन लेंस का मतलब है भारत को भारतीय दृष्टि से देखना। जैसे आप अपनी माँ को देखने के लिए पड़ोसी का चश्मा नहीं मांगते हैं, वैसे ही अपने देश को समझने के लिए हमें किसी जेम्स मिल या कार्ल मार्क्स की आवश्यकता नहीं है। हमें जरूरत है इतिहास की, जो तथ्यों के साथ मूल्यों को भी सिखाए। लेकिन अब प्रश्न ये है कि जब हम इस नए चश्मे से इतिहास को देखते हैं तो भविष्य कैसा दिखता है? क्या हम सिर्फ पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, या इससे हमारी आने वाली पीढ़ी का कोई फायदा भी होगा? क्योंकि याद रखिएगा, जो राष्ट्र अपना इतिहास भूल जाता है, दुनिया इसे भूल जाती है। अब बारी हमारी है। चीन को देखिए, आज चीन दुनिया की महाशक्ति है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने इतिहास को पश्चिमी नजरिए से नहीं देखा है। उन्होंने मध्य साम्राज्य का नैरेटिव सेट किया है। उन्होंने कहा है कि हम दुनिया के केंद्र हैं और आज दुनिया उन्हें मानती है। नैरेटिव ही शक्ति है। नैरेटिव इज द पावर। कहानी में ही शक्ति होती है। अगर आप एक बच्चे को बचपन से बोलेंगे कि तुम्हारा बाप दादा कमजोर थे, गरीब थे और गुलाम थे, तो वो बच्चा बड़ा होकर नौकरी करेगा, कभी मालिक नहीं बन पाएगा, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे बताएंगे कि तुम्हारे पूर्वजों ने दुनिया को गणित दिया, समुद्र नापे और बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, तो वो बच्चा बड़ा होकर दुनिया जीतने की सोच रखेगा। इसलिए हमें अपने इतिहास को डीकोलोनाइज करना जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि बदलाव शुरू हो चुका है। सिनोरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां जो खुदाई हुई उसने सब कुछ बदल दिया है। वहां पर रथ मिले हैं जो 4000 साल पुराने हैं। ये सबूत है कि महाभारत के दौर में हमारे पास में उन्नत योद्धा संस्कृति थी। ये सबूत है कि हमें लड़ना आता था, हमें किसी आर्यन ने आकर नहीं सिखाया है। अब हम रक्षा,
नकारात्मक होकर ये नहीं कहते कि प्लीज़ हमारी बात को आप मान लीजिए, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अब हम सबूतों के साथ में कहते हैं कि ये देखो, ये रहे सच, ये रहे प्रूफ। अगली बार जब आप व्हाट्सएप पर कोई हिस्ट्री फॉरवर्ड पढ़ें या टीवी पर कोई डिबेट देखें, तो अपने आप से पूछिएगा ये नैरेटिव किसका है? क्या ये मुझे तोड़ने के लिए है या जोड़ने के लिए है? अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल की किताबों तक मत पढ़ाइए, उन्हें वो कहानियां सुनाइए जो किताबों में गायब कर दी गई हैं। उन्हें लचित बोरफुकन के बारे में बताइए, उन्हें राजेंद्र चोल के बारे में बताइए, क्योंकि इतिहास कागजों पर नहीं, हमारे खून में जिंदा रहता है। आईना साफ हो चुका है, उसमें अपनी असली तस्वीर देखिए। आप एक सर्वाइवर नहीं, आप एक विजेता है, विक्टर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, साथ में अभी कमेंट को स्वैप करके एक हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है, तो हमारे वीडियो को हाइप भी ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।